नमस्कार, आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेकानंद शर्मा। याद कीजिए वह दौर जब देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस दौर में एक कवि ने अपनी कविता लिखी और उस कविता में एक पंक्ति आती है, घुटनों घुटनों चलने वाले हिंदुस्तान चलाते हैं। ये क्यों लिखना पड़ा और इसके पीछे क्या बात थी? याद कीजिए वो दौर, इन दोनों बड़े राजनेताओं को किस प्रकार से उनकी चाल थी, उनके घुटने किस प्रकार से क्या उनको परेशान करने लगे थे। और उसी दौर में भारतीय चिकित्सा जगत में एक नाम उभर कर आता है डॉक्टर चित्तरंजन राणावत का। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों का ऑपरेशन किया था। लेकिन वर्तमान दौर में भारत में भी ऐसे कुछ चिकित्सक हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय लोगों के घुटने जिनमें तकलीफ होने लगी है उनके दर्द को मिटाने का जिन्होंने काम किया है। ऐसे ही एक वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ में हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जी सैनी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपक जी सैनी का मैं परिचय आपसे करवाऊं। ये शेल्बी हॉस्पिटल जो दुनिया भर में जाना पहचाना नाम है घुटनों के ऑपरेशन के लिए, उस समूह से जुड़े हुए हैं और 12,000 से अधिक घुटनों के सफल ऑपरेशन आप कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि देश के 12,000 से अधिक लोगों के घुटनों का दर्द इन्होंने ठीक किया है। और जो कभी घुटनों चलते थे उन्हें 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक दर्द रहित चलने में उनकी मदद की है। ऐसे डॉक्टर दीपक जी सैनी से आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि सामान्यतया ओल्ड एज में हम कहते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात लोगों को ये बीमारी देखने को सुनने को मिलती है। आखिर 60 वर्ष की आयु के बाद में लोगों के घुटनों में क्या कुछ परिवर्तन हो जाता है कि असहनीय दर्द से, पीड़ा से गुजरते हैं वे लोग? ये जो घुटनों का जो घिसना है ये एक डीजेनरेटिव डिजीज होती है। आपको मैं कुछ इंडिया के स्टैटिस्टिकल डाटा शेयर करना चाहूँगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब हमारी जो औसत आयु थी वो 47 साल थी। लोग 47 साल तक गंभीर बीमारियों से, इन्फेक्शन डिजीज़ से, इन सब से मर जाते थे। उसको एवरेज एज बोलते हैं। जो जो हिंदुस्तान एडवांस होता गया है, जिस तरह हम अभी 21वीं सदी में पहुंचे हैं, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, तो हमारी जो औसत आयु जो है वो 71 वर्ष तक पहुंच चुकी है। जिस तरह हम ज़्यादा जीने लगे हैं तो ये डीजनरेशन भी ही होगा। जैसे कि बाल सफ़ेद होते हैं, आँख में मोतिया आता है, ऐसे ही भी नी भी घिसते हैं। आप और हम भी अगर 60 प्लस होंगे तो नी में ये आएगा। इसको डीजनरेशन बोलते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो इंसिडेंस है और देशों की तुलना में, मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूँ पब्लिकेशंस के। इंडिया में 150 मिलियन, करीब 15 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों की समस्या है, जो बहुत सारे देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। ठीक है। अमेरिका एंड चाइना की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे करीब 65 मिलियन लोग ही हैं जिनको नी की प्रॉब्लम है। तो इसमें एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, वो एक जेनेटिक है। इंडियन जेनेटिक्स, एशियन जेनेटिक्स जो आती हैं उसमें ये कारण थोड़ा नी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। दूसरा, जो हमारा इंडियन लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिसको देसी संडास यूज़ बोलते हैं। हम लोग फुटवेयर पे इतना ध्यान नहीं देते, कोई भी लोग चप्पल पहन के घूमते हैं। हमारे जो पुराणों में भी लिखा हुआ कि नीचे बैठ के खाना चाहिए, वो ठीक है, वो पेट के लिए अच्छा है, हमारे संस्कारों में अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो है नी आर्थराइटिस। तो ये कारण है कि हिंदुस्तान के लोगों में ये नी का जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी स्टार्ट होने लगा है और हो रहा है। आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से घुटने में समस्या होती है, लोगों में एक जिज्ञासा ये रहती है कि आप जो ऑपरेशन करते हैं क्या पूरा घुटना बदल देते हैं, क्या कुछ घुटने का जो जॉइंट है उसके बीच में कुछ आप फिल करते हैं? लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनके बीच में कोई लिक्विड होता है वो सूख जाता है आयु बढ़ने के साथ। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोगों में हैं। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचे कि वास्तव में मूल समस्या क्या होती है। देखिए, नी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है, सबसे बड़ा जॉइंट होता है, और हमारा पूरा बॉडी का वेट नी के ऊपर आता है। और नी को हम चलते हैं तो मोमेंट आता है, सीढ़ी चढ़ते हैं तो मोमेंट आता है। इसके अंदर एक लेयर होती है। आप नी को देखेंगे, ये घुटने के कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं। हमारे नी के अंदर एक लेयर होती है, हर जॉइंट के अंदर एक लेयर होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये जोड़ों को लुब्रिकेंट
एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, ये बहुत चिकना होता है ओके ताकि हमारा जॉइंट आराम से स्मूथली रब करता जाए। जी एज के हिसाब से जो जो एज आती है, एडवांस होती जाती है, तो हर जॉइंट के अंदर एक साइनोवल फ्लूइड होता है। साइनोवल फ्लूइड तो आम भाषा में बोलते हैं कि फ्लूइड सूख गया, ऐसा नहीं होता। यूजुअली जब एज बढ़ती है डीजनरेशन हर चीज़ का होता है, इस दुनिया में हर चीज़ का डीजनरेशन होता है, ठीक है। एक प्लास्टिक की बोतल भी अगर हम रख देते हैं तो वो भी थोड़ा दिन बाद उसको मारेंगे तो वो टूट जाती है, उसको डीजनरेशन बोलते हैं। डीजनरेशन में आप अगर कैमरा जूम करेंगे तो ये इस तरह से हमारा कार्टिलेज टूटना स्टार्ट कर देता है। हम चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करते जाएंगे तो टूटना स्टार्ट करे। तो आइए आरंभिक अवस्था होती है जब हल्का फुल्का दर्द स्टार्ट होना, अकड़न आना, चलने में स्टार्ट करने में तकलीफ होना, ये अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। मैं इसका इलाज भी यहाँ से बता जाता हूँ। जब अर्ली स्टेज आती है, रिप्लेसमेंट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा एडवांस स्टेज में ही करना चाहिए। जब बिल्कुल डिसेबिलिटी आ जाती है, पाँव टेढ़े हो जाते हैं, पेशेंट अपनी दैनिक क्रियाविधि भी करने में असमर्थ होता है, ऐसी अवस्था में हम नी रिप्लेसमेंट में आते हैं। लेकिन आरंभिक अवस्थाओं में प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेके, एक्सरसाइजेज करके, आजकल अच्छी अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, वो मेडिसिन का प्रॉपर डॉक्टर की परामर्श से यूज करके साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये चीज़ें जो घुटनों की आर्थराइटिस में हेल्प करती हैं। तो आरंभिक अवस्था में करते हैं। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि ये कार्टिलेज और उतर जाता है और नीचे का जो बोन है, इसको सबकॉन्डल बोन बोलते हैं, वो बोन एक्सपोज होता है और पाँव में टेढ़ापन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें फिर पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, पेशेंट चल नहीं पाते, लंगड़ा के चलते हैं। ये जो एडवांस स्टेज जब आती है उसमें हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, इसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट का एक आम हमारे समाज में धारणा है कि सब हड्डियों को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है सरफेस को रिप्लेस करना। जैसे मैंने आपको पहले एक्सरे में दिखाया, पहले व्यू में दिखाया कि ये हमारा कार्टिलेज है वाइट कलर का और ये गद्दियाँ हैं नीचे की, ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट में जो ये कार्टिलेज जो खराब हो गया, इसी को हमने एक मेटेलिक पार्ट से रिप्लेस कर दिया है। ऐसे नीचे गद्दियों की जगह ये गद्दी डाल दी है, ठीक है। ये जस्ट सरफेस को ही हमने, हड्डियों को कुछ नहीं छेड़ा। हड्डियाँ बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं सारी, जो प्राइमरी अवस्था से लेकर घिस गई ना, उसको हमने एक कैपिंग कर दिया है, कैप कर लगा दिया है। इस कैप पे घुटना आराम चलेगा। ये मेटल की बनी होती है, नीचे बीच में जो हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन होता है, ये दुनिया का बेस्ट प्लास्टिक होता है जो घिसता नहीं है, 20-25 साल आराम से चल जाता है। तो इस पे हमारा घुटना आराम से चलता है, पेशेंट को पाँव स्ट्रेट हो जाते हैं, पेशेंट को दर्द खत्म हो जाता है, पेशेंट 4-5 किलोमीटर घूम सकता है और 20 साल तक, इसमें भी बहुत सारी धारणाएं होती हैं, 20 साल तक ये घुटने आराम से चलते हैं। एक धारणा और है हमारे सोसाइटी में, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि लोगों को एक डर है कि ये घुटना 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, फिर क्या, फिर हमको ज़िंदगी भर खाट पकड़ लेंगे। इन दोनों सवाल मेरे ही सवाल हैं, इनका मैं आपको जवाब देता हूँ। एक घुटना कम से कम 20 साल, एवरेज एज 93% सर्वाइवल होता है 21 साल तक। अगर 100 लोगों का अगर मैंने घुटना रिप्लेसमेंट किया 60 साल की उम्र, 93% लोग ना सर्वाइव करते हैं 21 साल तक। बट उसमें से 8% लोगों, किसी का एज ही ज़्यादा हो जाता है तो वो नेचुरल एज डेथ हो जाता है, वो अलग फैक्टर्स आते हैं। तो 21 साल का सर्वाइवल रेट वर्ल्ड वाइड, दिस इज़ वेरी गुड डाटा, राइट। दूसरा सवाल जो बता रहा हूँ कि एक बार अगर ख़राब हो गया तो रिप्लेस नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ये रिवीजन सर्जरीज बोलते हैं, इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं, मैंने अमेरिका से ट्रेनिंग लिया। दोबारा ये सपोज आपका घुटना डाला और 20 साल बाद ख़राब हो गया और आप उम्र है कम, 10 साल और जीना, तो दोबारा हम लोग 10 से 15 साल की ज़िंदगी और दे सकते हैं। यस डॉक्टर साहब, इस विषय को लेकर लोगों में, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों में एक भय भी रहता है। उन्हें एक सामान्य समाज में एक भ्रांति है कि यदि आपने एक बार घुटने का ऑपरेशन करवा लिया और भगवान नहीं करे यदि आप फिसल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जैसे अभी हैं वैसे भी नहीं रह पाएंगे, जीवन भर के लिए वो पैर आपका टूट जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ये नी का मैंने बताया ना, ये एक सरफेस को ही बदला है, जो नेचुरल सरफेस को हमने एक आर्टिफिशियल सरफेस से बदल दिया है। इसमें हड्डियों की जो बनावट है, हड्डियों का जो शेप है, वो नहीं बदलता है। एक सामान्य मानवीय में भी अगर गिर जाते हैं बुजुर्ग लोग तो उनकी सामान्य हड्डियां भी टूट जाती हैं। वही फ्रैक्चर, ऐसा नहीं है कि जॉइंट डालने के बाद फ्रैक्चर की इंसिडेंस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, गलत है। ये भ्रांति, बिल्कुल भ्रांति है। खतरा उतना ही होता है जितना एक सामान्य आदमी होता है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये भी मैं स्टडी बेस पे बात कर रहा हूँ। नी रिप्लेसमेंट के बाद जब पाँव स्ट्रेट हो जाते हैं, बैलेंसिंग पावर बढ़ जाती है।
और टेढ़े पाँव का इंसान में बैलेंस इम्बैलेंसिंग होते हैं, गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये उल्टा है, अगर ऑपरेशन नहीं कराए तो आपको चांस ज़्यादा इंजरी होने के। डॉक्टर साहब आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जैसे आपने 12,000 से अधिक ऑपरेशन किए हैं, सामान्यतः बुजुर्ग अवस्था की बीमारी इसको कहते हैं, लेकिन क्या लगता है क्या कोई ऑपरेशन, कोई केसेज आपके पास युवाओं के भी आए हैं या सारे बुजुर्गों के ही ऑपरेशन? ऐसा नहीं है। मैं अब एक चीज़ और बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग क्वेश्चन है। 2011 में जब हम लोगों ने जब सर्जरी करते थे तो महिलाओं के स्पेशली इंडियन वुमेन्स का जो इंसिडेंसेस था रिप्लेसमेंट का, वो एवरेज एज था 63 ईयर्स, और 2017, 18, 19 आते आते ये एवरेज एज हो गया है 53। अच्छा, 10 वर्ष कम हो गया। 10 वर्ष कम। इसका बहुत मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली हमारी हाउस वाइफ्स, जो जितनी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं जो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क में ही बिजी रहती हैं, ये सारा दिन किचन में लगे रहते हैं। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे किचन में लगते हैं। ओबेसिटी होती है, वेट चेक करते नहीं है। न्यूट्रिशंस वैल्यू इंडियंस डाइट में बहुत कम होती है, जिसमें विटामिन डी की कमी। आपको जान के ताजुब होगा, लोग 85% इंडियन वीमेन और डेफिशिएंट विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा कमी रहती है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है वाटर। जो आरओ पानी का यूज हुआ है आजकल, जो ट्रेंड बढ़ा है, एक फैशन बना है, एक एफ्लुएंट सोसाइटी को दिखाता है कि आरओ वाटर, ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि जिन घर में आरओ लगा और अगर TDS 150 से कम है, वो जहर पी रहे हैं। वो अपनी आने वाली जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं और अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं। सो उसकी वजह से मिनरल्स कम हो जाते हैं। मिनरल्स कम होने की वजह से विटामिन डी की कमी होती है, जो सन में बैठने के बावजूद विटामिन डी शरीर में नहीं बनता और घुटने हमारे खराब होते हैं। तो दिस इज मल्टी फैक्टोरियल चीज़। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी आरओ वाटर की बात कही, वास्तव में बहुत उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए है। अभी तक सामान्यतया लोग ये सोचते थे कि यदि हमने सुबह 20 मिनट सूर्य की धूप ले ली, और ख़ासतौर पर सर्दी में तो लोग हमारे यहाँ 1-1, 2-2 घंटे धूप में बैठते ही हैं, लेकिन यदि वो 150 से कम TDS का पानी पीने के बावजूद धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी नहीं बन पाती। नहीं, उसमें उसका एक मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि जो लो TDS वाटर होता है, उसमें TDS मीन्स क्या, टोटल डिजोल्विंग सॉल्यूशन, राइट। हमारा जो कुदरती पानी है, जैसे आपने गंगा का पानी सबसे अच्छा पानी माना जाता है, दुनिया का बेस्ट वाटर है गंगा का वाटर, ठीक है। उसकी एक कंपनी पानी बेचती है, हिमालय के नाम से एक बोतल बेचती है, पिंक कलर की बोतल। वो सामान्य हर स्टोर पर नहीं मिलती, आप खरीदते तो 50 रुपये की बोतल मिलती है। वो 50 रुपये की बोतल क्यों मिलती है? क्योंकि उसका TDS है वो 325 है, केवल इसी बात के लिए मिलती है। यस, उसमें ऑरेंज जूस तो मिलाया नहीं उन्होंने, सिंपल वाटर है। एक बिस्लरी का पानी 10 रुपये का मिलता है, वो 50 रुपये की मिलती है। तो रीजन इज कि उसका TDS है 325। तो 325 का जो TDS है, दिस इज नेचुरल वाटर TDS, गंगा का पानी का है। सो मैं ये इस टॉपिक के ऊपर हालांकि बहुत लंबी बातें कर सकते हैं हम। TDS कितना पीना चाहिए उसमें मैं नटशेल में बता देता हूँ। आपके घर का अभी जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक डाटा पास किया है, आपने सुना होगा, 250 से लेकर 500 तक का अगर पानी है आपके TDS का वाटर आपके घर में आ रहा है, डोंट यूज़ RO, थ्रो इट अवे। सिंपल फिल्टर यूज लगाइए, जिसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, पानी प्योर होना चाहिए, वो पीना चाहिए। छान के पी सकते हैं, कार्बन से आप उसको साफ कर सकते हैं जी। जिनके घर में डैम का पानी आ रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा पानी होता है सरफेस वाटर, और सबसे खराब पानी होता है डीप वाटर। हमारे राजस्थान में, अब नागौर साइड में जाएंगे जहाँ लोग कुएं की जो गहराई 1000 फीट होती थी, तो वहाँ का पानी हैवी मेटल्स वाला होता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो। जहाँ 15 TDS होता है वहाँ RO लगाना चाहिए। जयपुर को बिशलपुर दे रहा है पानी, दे रहा है, वहाँ भी हम RO लगा रहे हैं। तो कुदरत ने हमें एक अच्छा पानी दिया, उसको मैं फिल्टर करके फिर पी रहे हैं। तो हमारे बच्चे कितने मोटे, चिड़चिड़े, बाल झड़ना, टॉप टू बॉटम सारी बीमारियों का एक कारण कहीं न कहीं दिस लो, और वही कारण घुटनों की बीमारी का, ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत सारे मिनरल्स नहीं जाएंगे तो आपका शरीर क्या होता जाएगा, कमियों से ग्रसित होता जाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि ये नौबत ही नहीं आए कि घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़े। युवा अवस्था से या कहें बचपन से ही क्या कुछ आदतें ऐसी डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति के घुटने स्वस्थ रहें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेट। हमारा एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो चीज़ है, इसको जो आप मेंटेन कर सकते हैं, वो आपका वेट। दूसरा, जो हमारे जो दैनिक डाइट है उसमें बदलाव आना चाहिए। उसमें प्रोटीन रिच डाइट,
उसमें मिनरल्स रिच डाइट, उसमें प्रोटीन रिच डाइट, ये जो विटामिन रिच डाइट ये आपका होना चाहिए। कैल्शियम आपके हम दूध पीते हैं सुबह शाम, मेल्स में काफ़ी सफिशिएंट होता है। महिलाएं जो होती हैं मीनोपॉज, उनको जरूर एडिशनल कैल्शियम लेना चाहिए, बाकी सामान्य तौर पे नहीं लेना चाहिए। तीसरा है एक्सरसाइजेस। साइकिलिंग इज़ द, मैं बोलता हूँ साइकिलिंग एंड स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग पॉसिबल नहीं पाती, इंडिया में इतने स्विमिंग पूल नहीं, लेकिन साइकिल हमने क्यों छोड़ दी? साइकिल छोड़ने से भी ये बीमारी बढ़ी? बहुत बीमारी बढ़ी। आपके परदादा और दादा, आपके दादा, आपके फादर बोलते हैं कि मेरे दादा को 80 साल तक घुटनों की समस्या नहीं थी जी। लेकिन हमारी जो बीच की जनरेशन, जैसे हमसे सीनियर जनरेशन है, वहाँ पे मोटरसाइकिल का प्रवेश हुआ, बजाज स्कूटर का प्रवेश हुआ जी। तब से इन्होंने साइकिल छोड़ दी, स्टेटस सिंबल भी था उस जमाने में। तब से ये जो जनरेशन आई ना, जो हमसे जो सीनियर हैं, जो 60 साल के हैं, इनको सबसे ज़्यादा नी का प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज उन्होंने साइकिल यूज़ नहीं किया। अब वापस फैशन में आया है, हम लोग साइकिल यूज़ कर रहे हैं एज ए फैशन के रूप में। तो साइकिलिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। तो नियमित साइकिल चलाते हैं, उनके घुटनों की समस्या नहीं होती। और जैसा आप इस चर्चा में अभी बता रहे थे कि नीचे बैठना, आलती पालती लगा के बैठना, क्या इनसे भी तकलीफ बढ़ती है या थोड़ी बहुत देर बैठ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं? हमारे देखो हिंदुस्तानी रीति रिवाजों में हम बैठना तो पड़ेगा, ठीक है। जहाँ घुटनों की समस्या स्टार्ट हो गई है, पेन इज़ द फर्स्ट अलार्मिंग साइन कि आपके घुटना, स्पेशली 40-45 के बाद जो दर्द, उस टाइम सतर्क हो जाइए। आप इंडियन टॉयलेट अवॉइड कर दीजिए। इंडियन टॉयलेट तो अवॉइड ही कर देना चाहिए, बट नीचे बैठना उठना, जिनको घुटनों की समस्या को नहीं करना चाहिए, आइडियली नहीं करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को खास तौर पर कि इस बीमारी से बचना है? तो वैसे तो चिकित्सक हैं, आपका काम लोगों का दर्द दूर करना है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं बहुत अधिक आयु नहीं है आपकी, फिर भी 12,000 से अधिक ऑपरेशन कर चुके हैं। ये चाहेंगे कि संख्या बहुत अधिक नहीं बढ़े, हो सकता है आपके हिसाब से अनुकूल नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो नी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, नी रिप्लेसमेंट एक डिसेबिलिटी को कम करता है। और नी के जितने पेशेंट किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं, वो एक तरह का सोशल बर्डन होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 15 करोड़ लोग नी से ग्रसित हैं, तो इसका मतलब 15 करोड़ लोग हमारे देश पे बर्डन है। सो हम तो उस बर्डन को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये बर्डन आगे नहीं आए उसके लिए जैसे युवा हैं, उनको नियमित एक्सरसाइज, एक स्पोर्ट्स सबको अडॉप्ट करना चाहिए। चाहे बैडमिंटन खेलिए, टेनिस खेलिए, क्रिकेट खेलिए, वॉकिंग करिए, वॉकिंग इटसेल्फ ए वेरी गुड एक्सरसाइज, या साइकिलिंग, ट्रैकिंग, एक स्पोर्ट्स करना चाहिए। अच्छा अपना वेट जो आपकी हाइट के हिसाब से जो दिया है, उसका BMI आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा BMI कितना, उसको मेंटेन करें और अच्छी डाइट लें, आप स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर दीपक सैनी जी का ये कहना है कि यदि घुटने स्वस्थ रखने हैं तो अच्छी डाइट के साथ में कोई ना कोई एक खेल अवश्य पकड़ लीजिए। खेल वास्तव में स्ट्रेस बस्टर भी कहा जाता है, और आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी खेल अच्छा रखते हैं। साइकिलिंग आप कर सकते हैं, जो साइकिल बचपन में हम लोग चलाते थे, युवा अवस्था में भी उसको चलाते रहें, और आयु बढ़ने के साथ भी चलाते रहेंगे तो घुटने भी साइकिल की गति से ही हमारे चलते रहेंगे। आपका यदि इस विषय में कोई विचार है, आपकी यदि कोई जिज्ञासा है, आपका यदि कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और जिस प्रकार की वास्तव में दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, इस विषय में हम आगे भी अलग अलग एपिसोड आप तक लेकर आएंगे। आपको यदि एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और फिर शीघ्र ही मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।